हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथ्स पेडागोजी यानी कि आपका मैथमेटिक्स का जो शिक्षा शास्त्र होता है वो मैंने आपका शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। ओके, अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टेट एग्जाम्स में या सीटेट एग्जाम्स में जहां पर आपके मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है उसको क्रैक करने में आपकी ये बहुत मदद करेगा। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आपका नेक्स्ट चैप्टर गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सभी को पता है हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, विज्ञान की कुछ अलग भाषाएं होती है, वैसी आपकी मैथमेटिक्स की कुछ अपनी भाषाएं होती है। वहां से आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ से अगर आप सिलेबस में चेक करोगे तो ये आपका तीसरा चैप्टर होगा जहां पर आपके सिलेबस में दे रखा है गणित की भाषाएं आपकी पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैथमेटिक्स की कैसी भाषा हो सकती है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा तो सारी झंझटें आपकी दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अब गणित की भाषा है, वो आखिर गणित की भाषा होती कैसी है, तो शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची, संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर ये 4 पॉइंट को, शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची और संक्षिप्त रूप, अब ये चारों के चारों जो है यही भाषा की गणित की भाषा कहलाती है। इन्हीं चारों के अंदर सारी चीजें छुपी हुई हैं। चारों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि पहला आपका शब्द भंडार या शब्द भंडारण। अब इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के लिए कुछ अलग शब्द गिनलाए जाते हैं, जैसे कि औसत हो गया, या फिर लाभ हानि हो गया, या फिर आपका सामान्य हो गया, जैसे कि आपका बेसिक्स हो जाती है, या फिर नंबर सिस्टम्स हो गए, या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर न्यूमेरिकल जिसे आप मेंसुरेशन भी बोल सकते हो, या फिर आपके ऐसे करके अलग अलग सारे के सारे चैप्टरों के कुछ नाम दिए, कुछ इनके शब्द होते हैं, तो शब्द भंडारण उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका शब्द क्रम, मतलब एक लाइन में सिंबॉलिक रूप में चलता है। ये बिल्कुल ये नहीं कि आगे पीछे कहीं तुमने आपने उठा के रख दिया, ऐसा नहीं होगा, ये अपने क्रम में होते हैं। जैसे कि आपने एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मास का, उसमें सबसे पहले क्या होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व होता है। बोर्ड मतलब बी से ब्रैकेट होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर धीरे धीरे करके प्लस माइनस करके नीचे की तरफ जाता है, मतलब उसमें एक क्रम बना रहता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, शब्द क्या होते हैं, क्रम में होते हैं। और तीसरा आपका पर्यायवाची शब्द, मतलब पर्यायवाची कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जिसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि 325 को जमा करना है आपको 326 से, तो वहां पर आप जमा करने की जगह पर आप कई चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, पर्यायवाची इस्तेमाल कर सकते हो उसके, जैसे 325 को जमा कीजिए 326 से, या फिर 325 को और 326 को आपको क्या करना है, जमा की जगह पर आप वहां पर लिख सकते हो कि उसका सम ज्ञात करना है। फॉर एग्जांपल मतलब उसका जोड़ ज्ञात करना है, या फिर इसको ज्ञात कीजिए, मतलब साइन दे देगा प्लस का और वहां पर कह देगा इसको ज्ञात कीजिए। ओके, तो वहां पर है ना प्लस की जगह पर आपको काफी समान चीजों का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है, चाहे वो आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, या आपका वहां पर एडिशन करने के लिए बोल दिया जाए, वहां जमा करने के लिए बोल दिया जाए, या फिर उसको उससे दोनों को आपको क्या कर देगा, सॉल्व करने के लिए बोल देगा। तो अलग अलग चीजों के रूप में उसको वहां पर लिख दिया जाता है, जो उसके क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और लास्ट आता है आपका संक्षिप्त रूप। अब संक्षिप्त रूप कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपके जो अलग अलग रूप होते हैं आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स की जो कहलाती है ना, वो अलग अलग रूपों से आपकी करके पूरी की पूरी मैथमेटिक्स बनती है। जैसे कि आपके अलग अलग जो उसके फॉर्मूलेज होते हैं, उसके कुछ नियम्स होते हैं, उसके कुछ रूप्स होते हैं, तो उसका पूरा का पूरा क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बनती है, वो गणित की भाषाएं बनती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची और संक्षिप्त रूप जो होते हैं, ये सारे के सारे जो संगठन होता है इसकी गणित की भाषा का ही क्या करती है, निर्धारण करती है।
वहीं पर एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे आपके रोजर बेकन। उनके द्वारा कहा गया था कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है आपका कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। ओके, ध्यान रख सकते हो इस बात को। इसी के गत अगर आपसे पूछा जाए कि गणित भाषा के कितने अंग होते हैं, तो गणित भाषा के 5 अंग होते हैं और इसको आपको इसी सीरीज में याद रखना है। जैसे कि पहला पद हो गया, दूसरा प्रत्यय हो गया, तीसरा सिद्धांत हो गया, चौथा सूत्र हो गया और पांचवा संकेत हो गया। ओके, तो इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा कि गणित भाषा के पांचों क्या है? अंग है। इस क्रम में आपको याद रखना है। ओके, ये तो हो गया आपकी गणित भाषा के अंग के बारे में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो इन पांचों में से कोई सा भी ऑप्शन हो तो वहां पर आप उसको टिक कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो गणित भाषा के कार्य होते हैं, यानी कि गणित विषय में भाषा के क्या कार्य हैं उसके बारे में, क्योंकि मेन चैप्टर ही क्या हमारा भाषा के ऊपर है। तो ये जो भाषा होती है वो गणित के अंदर कार्य कैसे करती है, इस्तेमाल कैसे होती है। पहला ये इस्तेमाल होती है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। अब तार्किक चिंतन क्या होता है? तो पेडागोजी में, बाल मनोविज्ञान में आपको मैंने बहुत बार बताया कि आपकी मस्तिष्क को सोचने के लिए, तर्क करने के लिए आपको क्या कर देता है? वो आपको बोल सकते हो कि बढ़ावा देता है, आपको बोल सकते हो आप वहां पर मौके देता है। तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है भाषा का। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला कि 325 जमा 326 को ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको ये जो भाषा मैंने इस्तेमाल करी है 325 और 326 को ज्ञात कीजिए, जमा कीजिए, सम कीजिए, सॉल्व कीजिए, ये जो आपकी भाषा प्रयोग की हुई है ना, वो आपको तार्किक चिंतन करने के लिए क्या देगी? अवसर दे रही है कि 325 को हमने 326 से जमा करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो क्या देती है? हमारी तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। अब ये क्या है? संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपकी कोई भी संकल्पना हो सकती है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में सारी चीजें मूर्त रूप में तो होती नहीं है, वहां पर हम क्या करते हैं? सपोर्ट, दैट, ले या फिर लेट करके, यानी कि हम उसको अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसको हम संकल्पना को क्या कर लेते हैं? एक शाब्दिक रूप में समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको एक पूरी की पूरी परिभाषा बताई, गणित की भाषा आखिर होती क्या है, तो उसको मैंने सरल रूप में समझाने के लिए आपको ये भी तो बताया कि पर्यायवाची क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्या करी? एकदम स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो वही आपकी जो गणित विषय की जो भाषा होती है, वो आपकी जो परिभाषाएं लिखी रहती है, उन शब्दों को सरल बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करना या फिर करने की क्षमता का विकास करना। जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि मैथमेटिक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप एक विचार को आपको कई तरीकों से सोचना होगा, तभी आप उस चीज को निकाल सकते हो। आप ये नहीं कि अगर आपको एक क्वेश्चन समझा दिया गया तो एक क्वेश्चन अगला दिया गया तो आपका जो पहला क्वेश्चन समझाया था वो उसी की तरह होगा। नहीं, आपको वहां पर अपने विचार लगाने हैं, जो कि भाषा का कार्य यही कार्य करती है कि अलग अलग तरह के विचारों को अभिव्यक्त करने का वो क्या करती है? आपकी विकसित करने के लिए आपको उस प्रकार का वो अवसर देती है। ओके, और मैथमेटिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा। और लास्ट पॉइंट निकल के आता है आपका विषय वस्तु समझने का आधार। मतलब विषय वस्तु जो होता है उसको समझने के लिए, आपको सिंपल करने के लिए भाषा क्या करती है? मदद करती है। ओके, तो विषय वस्तु समझने के लिए क्या करता है? आपका एक रूप देता है, आपको ये आधार देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप उस मैथमेटिक्स को सही से सरल रूप से समझ सको। नेक्स्ट निकल के आता है आपका कि गणित की भाषा कैसी हो। मतलब जो मैथमेटिक्स हमारी, उसकी आखिर भाषा हो तो कैसी हो जिसको हम सही तरीके से समझ सकें। अगर सिंपल भाषा में कही जाए तो मैथमेटिक्स की भाषा कैसी होनी चाहिए? एकदम सरल होनी चाहिए कि बच्चा उस चीज को समझ सके। लेकिन हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। मतलब ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा अपनी तरीके से, सही तरीके से उस चीज को समझ सके। अगर वो ज्यादा टिपिकल हो जाएगी तो बच्चा समझने में क्या होगा? वो दिक्कत होगी। ओके, तो सरल हो, बोधगम्य हो, बिल्कुल ऐसी हो कि बच्चा उसको आराम से समझ सके, ना हल्की सी कहीं दिक्कत आ रही हो तो थोड़ी सी वो क्या कर सकता है? टीचर से सलाह लेकर उस चीज को समझ सकता है।
और साथ ही साथ में बच्चों की मानसिक स्तर अनुसार बोधगम होने चाहिए, मतलब जो लैंग्वेज है इस्तेमाल करी होनी चाहिए वो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार हो। ये नहीं कि आपने इतनी भारी लैंग्वेजों का इस्तेमाल कर लिया कि बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि बच्चों की जो बुक होनी चाहिए उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार होनी चाहिए। हमेशा मैंने आपको बोला है कि बाल साहित्य भी इसी के ऊपर डिपेंड होती है कि बाल साहित्य की जो भाषा होती है ना वो बच्चे की आयु के अनुसार होती है। तो यहाँ पर भी ये बोल सकते हो कि गणित की जो भाषा होगी वो कैसी होगी, तो मानसिक स्तर अनुसार होगी, मतलब जो बच्चे की आयु होगी उस अनुसार वो होगी, क्योंकि मानसिक स्तर जो होता है वो आयु के हिसाब से ही देखने को मिलता है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सरल परिभाषिक शब्दावली, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि चैप्टर के अंदर या कोई भी आपकी पुस्तक है उसके अंदर जो परिभाषाएं दी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल शब्दावली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा टिपिकल वर्डों का उसमें इस्तेमाल कर लो। ओके, और साथ ही साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक हो, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें कहां पर निर्भर होती है, हमारे अमूर्त रूप में ही होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर इसने इतना ब्याज लिया हो या इतना इसको लाभ मिला हो, तो सारी चीजें हमारी क्या होती है, अमूर्त रूप में होती है। तो उसको ही हमारा मेन मकसद होता है कि वो मेन हमें पता नहीं होती वो है क्या और कितनी है, तो उसको हमें अपने आप को मानना होता है। तो उस चिंतन के विकास में क्या करती है, आपको मदद करती है, सहायक देती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मेन मैथमेटिक्स का यही काम है कि आपको अमूर्त रूप से सोचने का अवसर दे, मौका दे और उसमें मदद करे। ओके, तो ये थे आपके कुछ भाषा जो होती है वो कैसी चुनी जा सकती है। 3-3 4-4 पॉइंट है, अगर वो समझ लिए ना आपने तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो गणितीय भाषा हो उसके गुण क्या है। पहले हम गुणों के बारे में बात करेंगे, फिर मुख्य गुण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 मुख्य गुण कौन कौन से हैं। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं गणित भाषा के जो गुण है वो कौन कौन से। जैसे कि पहला पॉइंट कि गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उनके नामों में अंतर करती है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की या संकल्पना, वस्तु संकल्पना या नामों के बीच में। जैसे कि सुरेश ने मोहन को इतने रुपए दिए, तो नाम आ गया। संकल्पना मतलब अमूर्त चीज कि इसको इतना दिया जाए तो उसको कितना लाभ होगा या कितना लाभ हो सकता है। या फिर कोई वस्तु कि एक व्यक्ति ने 1 किलो चीनी खरीदी तो उसको इतने रुपए में कितनी चीनी खरीदनी पड़ेगी। तो वस्तु होगी, संकल्पना होगी या नाम हो गए, उसके बीच में वो क्या करती है, आपको अंतर करवाती है, उस चीज को सीखने सिखाने का मौका देती है। ओके, नेक्स्ट है किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। ये तो आपका मैथमेटिक्स में 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज को अनेक प्रकार से सॉल्व करने के तरीके ढूंढे, या फिर अमूर्त चीज को एक बोल सकते हो कि तार्किक चिंतन का आपके अंदर इस्तेमाल करना या उपयोग में लाना या विकसित करना आपको अमूर्त रूप से सोचने में। तो किसी भी विचार को आपको क्या करना है, अनेक प्रकार से सोचने के लिए या फिर उसको ऐसे करने के लिए आपको अवसर दिए जाने चाहिए, जो कि गणितीय भाषा का एक प्रमुख गुण है, जो कि करने के लिए आपको ये अवसर देती है, व्यक्त करवाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका संक्षेपण का प्रयोग करना। अभी संक्षेपण का कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि आप जो भी चीज सीख रहे हो उसका पूरा पूरा एनालाइज कर सको कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, तो उसका संक्षेपण कर रहे हो, पूरे के पूरे की चीज का एनालाइज कर रहे हो, पूरे के पूरे चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस किस प्रकार से हो रही हैं, तो उसका प्रयोग करने का ये आपको क्या देती है, अवसर देती है। अलग अलग चीज में सोचने के बाद आप एक चीज को तो चुनोगे ना कि हाँ इस चीज से सारी की सारी चीज सॉल्व हो जाएगी, तो उसका वो क्या देती है, आपको मौका देती है। साथ ही साथ में साधारण भाषा को गणितीय रूप देना, मतलब गणितीय रूप कहने का तात्पर्य जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, गणितीय की भाषाएं जो होती हैं वो गणितीय के रूप ही होते हैं। तो साधारण भाषा को भी हम क्या कर रहे हैं, गणितीय रूप दे रहे हैं। जैसे कि लेट सपोज क्या है, इंग्लिश का साधारण भी शब्द है लेकिन हम उसको अमूर्त रूप में भी इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं कि अगर हमने मान लिया इतना होगा तो हमने क्या कर दिया, उसको गणितीय रूप दे दिया साधारण भाषा को भी। तो इतना आपको वो क्या करता है, वो गुण देता है और साथ ही साथ में तार्किक क्षमता का भी विकास करता है, मतलब सोचने का आपको वो मौका देता है। तो ये कुछ आपके गुण थे गणितीय भाषा के। और जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले हम गुणों के बारे में बात करेंगे, फिर हम मुख्य गुणों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मुख्य गुणों को भी ध्यान रख लीजिए। जैसे कि पहला होता है आपका, ध्यान रखिएगा 3 ही आपको ध्यान रखने, ज्यादा नहीं। पहला ध्यान रखना आपको शुद्धता या समग्रता, ध्यान
रखिएगा जो मुख्य गुण होता है वो शुद्धता या समग्रता होती है, मतलब सारी की सारी चीज को सही तरीके से एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान देना, याद करना या फिर बोल सकते हो समझना। ओके, तो या तो शुद्धता होगा या समग्रता देखने को मिलेगा, या फिर यथार्थ या फिर सत्यता, ये दो चीज देखने को मिलेगी, या फिर आपका सक्षमता। ओके, या सक्षमता ये देखने को मिलेगी। तो ये क्या है आपके, ये आपके मुख्य गुण होते हैं गणित भाषा के। तो ये तीनों में से कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपसे पूछ सकता है कि गणित भाषा के मुख्य गुण को चुनिए, तो इन तीनों में से कोई भी देखने को मिल जाएगा, ये तीनों की तीनों आपको एक लाइन में देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शुद्धता, यथार्थता या फिर आपका सक्षमता जो होती है वो तीनों की तीनों क्या है, भाषा के, गणित की भाषा के मुख्य गुण कहलाते हैं ये। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की भाषा आखिर हो तो कैसी हो। जैसे कि लिख रखा है मैंने आपका कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। एनसीएफ इसी बात पर जोर कर देता है कि बच्चों के अंदर कम से कम इतनी क्षमता तो उत्पन्न हो जाए जो गणितीकरण है, जो मेन हमारे डेली टू लाइफ की यूजेबल होती है, सामान खरीदना, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए, इस प्रकार की चीजों का गणितीकरण क्षमताओं का विकास करने के ऊपर उद्देश्य होता है एनसीएफ का। आगे बोल रखा है कि स्कूली गणित की सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो हमारा क्या कहलाती है, सब्जेक्ट वाइज लाभप्रद का आपका क्षमताओं का विकास करने का लक्ष्य कहती है। ये कहती है कि स्कूली जो गणित है वो सीमित लक्ष्य में होना चाहिए, होता है हमारा, लेकिन एनसीएफ कहता है हमें उसको सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको डे टू डे लाइफ वाली में भी हमें जोड़ना चाहिए, मतलब किताबी ज्ञान को बाहरी रूप से जोड़ देना, बाहरी दुनिया से जोड़ देना, जो सीखने सिखाने में भी बच्चों को मदद करता है। जैसे कि बोल रखा है कि यह गणितीकरण बच्चे के पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित रूप में चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधन का विकास करने। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी आपका गणितीकरण आपने बच्चों का करा है उसकी आपको क्या करनी है, पूर्व धारणाओं से जोड़ते हुए चलना है। ये नहीं कि आपने एक बार जो सिखा दिया उसको छोड़ दिया, नहीं, पूर्व धारणा से जो पुरानी चीजें हैं उसके साथ जोड़ते हुए चलना है, तार्किक निष्कर्ष निकालने हैं और उसी के साथ साथ में आपको नई चीजें लाते हुए गणित के रूप में चिंतन और तर्क करने के लिए बच्चों के संसाधनों का इस्तेमाल करके बच्चों के सीखने सिखाने में आप मदद कर सकते हो। ओके, इस पूरे का पूरा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 जो होती है वो इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि बच्चों का क्या करना है, हमें गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है और साथ ही साथ में हमें बुक तक सीमित नहीं रहना है, हमें उनको जो हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जो बाहर की दुनिया है, उससे कोरिलेट करते हुए सिखाते हुए चलना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये कहा गया है। ओके, तो कुल मिलाकर आपका ये था आज का पूरा सब्जेक्ट, पूरा का पूरा आज का हमारा एक टॉपिक जो कि था आपका गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो आज की दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए करेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करो। ओके, क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन, और आपको और से अच्छी वीडियो देने का हमारा जद्दोजहद लगी रहती है। ओके, और साथ ही साथ में जैसे कि मैं बोलता हूं, कोई भी डाउट हो या जैसे कि हो तो मैं आपको वहां पर क्लियर करता हुआ चलता हूं, और साथ में फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ पूछना होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, वहां पर मैं आपके मैसेज को रीड आउट जरूर करता हूं, और साथ ही साथ में कोई सलाह हो तो वहां दे सकते हो। ओके, और जैसे मैंने आपको बोलता हूं कि अगर आपको जो भी क्लास लेनी हो, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने चैनल में नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबा रखा होता है। वो कैसे आएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो बेल का एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप क्लिक करके ऑल पे दबा दीजिएगा, वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।